हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIP विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल डी में चैप्टर 16 का पार्ट 6 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका रिकवरी ऑफ रिटेल लोन के बारे में। तो रिटेल लोन में रिकवरी कैसे कैसे की जा सकती है, उसी मतलब सिलसिले में हम लोग इसमें DRT, इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम DRT, DRAT डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता है, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है और लोक अदालत, ठीक है, इन तीन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर मतलब ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा उम्मीद करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे फ्रेंड्स, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत कैसे हुई डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल की, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए होता क्या है फ्रेंड्स कि मतलब जब बैंक को लोन अपना रिकवर करना था स्टार्टिंग में, तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि वो कोर्ट में जाते थे। जब वो कोर्ट में जाते थे तो उनको बहुत समय लगता था, क्योंकि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, काम कम होता है। तो इस वजह से कुछ कमेटी ने रेकमेंड किया कि हमें जो है मतलब अलग से कोर्ट या ट्राइब्यूनल बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर जो है बैंक सीधे अपना काम करवाएं और किसी का काम ना हो, सिर्फ बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिकवरी का ही काम किया जाए, वहाँ पर ऐसे ही केस देखे जाएं। तो उसकी वजह से ही फ्रेंड DRT और DRAT का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया। उसी में ही लोक अदालत भी लाई गई है, ठीक है। और उसके बाद में जब ये देखा गया कि DRT और DRAT भी पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि एक हद के बाद इनकी भी लिमिटेशन हो जाती है। मतलब जो रिकवरी है, जैसे किसी का घर है, उसने हाउसिंग लोन लिया हुआ है पर्सन ने, अब उसके हाउस पर अगर आपको कब्जा करना है तो अब आप जब तक DRT या DRAT आपको परमिशन नहीं देती तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए सरफेसी एक्ट लाया गया था, जिसमें बैंकों को सरफेसी एक्ट में सेल्फ कैपेबल बनाया गया कि आप खुद ही कैपेबल इनफ हैं कि किसी के घर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह की सहायता से कब्जा कर सकते हैं, उसको अटैचमेंट में ले सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मतलब ये धीरे धीरे करके आगे डेवलपमेंट हुए हैं। लास्ट में, सबसे लास्ट में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो सरफेसी है। उसके पहले जो है कंपनीज एक्ट के तहत रिकवरी होती थी, नॉर्मल कोर्ट में जाते थे, वहाँ रिकवरी होती थी, फिर उसी में DRT बना, आगे DRAT बनाया गया, लोक अदालत बनेगी। इस तरीके से मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो DRT क्या होता है फ्रेंड? डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो देखिए 1981 में एक कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे T तिवारी, ठीक है, श्री T तिवारी जो है 1981 की जो कमेटी थी उसके हेड थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया जाना चाहिए, ताकि बैंक के जो लोन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो लोन है उनकी रिकवरी करने के लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाए जाने की जरूरत है। ऐसी रिकमेंडेशन दी किसने? श्री T तिवारी जी की जो कमेटी थी उसने। बाद में फिर नरसिम्हन कमेटी जब आई तो उसने भी जो है ये तिवारी कमेटी की जो रिकमेंडेशन था उसको सपोर्ट किया। अब नरसिम्हन कमेटी जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लाने में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। तो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1993 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जिसका नाम था रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक्ट है जिसे RDBFI भी कहा गया, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, RDBFI। अब कई जगहों पर इसे FI हटा करके सीधे RDB एक्ट भी कहा जाता है। RDB एक्ट 2013 गलती से लिख गया फ्रेंड, 1993 कर लीजिएगा, 1993, ठीक है। तो RDB एक्ट 1993 कहा जाएगा, ठीक है। तो कई जगहों पर अगर आपसे कहा जाए कि जो DRT है वो किस एक्ट के तहत बना है, तो कई जगहों पर आपको आंसर RDB एक्ट 1993 मिल जाएगा, और कई जगहों पर आपको RDBFI एक्ट 1993 भी मिल जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। RDB एक्ट 1993 और RDBFI एक्ट 1993 दोनों एक ही बात है, बस इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जोड़ के रखा गया है, और इसमें जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ना दे करके सीधे सीधे यही कहा गया, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स। अगर इतना ही ले लिया जाए RDB एक्ट 1993, तो वो RDB एक्ट 2013 कहलाता, 1993 कहलाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद में इसी एक्ट को, RDB एक्ट 1993 को ही DRT एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो RDB एक्ट जो 1993 में आया था उसे जो है DRT एक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
क्लियर हो गया फ्रेंड। तो डीआरटी की इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, 1981 में, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। एक कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे श्री टी तिवारी, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाए जाने की जरूरत है ताकि जो बैंकों के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोग लोन नहीं चुकाते हैं उनकी रिकवरी की जा सके। उसके बाद नरसिम्हन कमेटी ने भी इस तिवारी कमेटी का रिकमेंडेशन को सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट करने की वजह से 1993 में भारत मतलब हमारी संसद ने, भारत सरकार ने अपने संसद में एक एक्ट पास किया जिसे रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या RDBFI एक्ट 1993 कहा गया। उसी को शॉर्ट फॉर्म में रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एक्ट 1993 भी, RDB एक्ट 1993 भी कहा जाता है उसी एक्ट को ही, या इसी एक्ट को DRT एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें हुई जिसकी वजह से DRT बना। उसके बाद में DRT क्वासी जुडिशियल होता है, पूरी तरह से जुडिशियल नहीं होता है, क्वासी जुडिशियल होता है, पूरे देश में लागू होता है। मिनिमम क्लेम कितना हो तो DRT में आप जा सकते हैं, तो 20 लाख या उससे ज़्यादा का क्लेम हो तभी आप जो है DRT में जा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए बैंक का पैसा फंसा हुआ है किसी कस्टमर के पास और उसके पास में 12 लाख रुपए फंसे हुए हैं बैंक के, तो क्या बैंक DRT जा सकता है? तो नहीं जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कम से कम 20 लाख रुपए आपके फंसे हुए हों या 20 लाख से ज़्यादा फंसे हुए हों तभी आप जो है DRT में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो जाती है इतनी बात। एक और बात कि DRT और सरफेसी दोनों की प्रोसीडिंग बैंक साइमल्टेनियसली प्रोसीड कर सकता है, यानी सरफेसी की भी प्रोसीडिंग चलाते रहिए और DRT में भी अपना केस दायर कर दीजिए, दोनों साइमल्टेनियसली चलाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। कोशिश यही की है कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको लिखा जाए, बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक तरीके से आप समझिए कि शॉर्ट एंड क्रिस्प में हम बात कर रहे हैं। कोर्ट की फीस की बात करें तो मिनिमम जो है आपसे 12,000 रुपये लिया जाता है DRT में, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आपसे लिए जा सकते हैं कोर्ट फी के तौर पर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल आता है, जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता है फ्रेंड्स, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ये कौन होता है? तो हेड ऑफ DRT इज कॉल्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो DRT का हेड होता है फ्रेंड्स उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो PO होता है उसको एक रजिस्ट्रार और एक रिकवरी ऑफिसर द्वारा असिस्ट किया जाता है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको एक रजिस्ट्रार मिलता है, एक रिकवरी ऑफिसर मिलता है जो उसे असिस्ट करते हैं। अब अगर रिकवरी ऑफिसर ने कोई आदेश पारित किया हुआ है तो आप चाहते हैं कि उससे आप बच पाएं, तो 30 दिन के अंदर अंदर में, ऑर्डर पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर ही आप DRT में उसके अगेंस्ट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार ने कोई ऑर्डर पास कर रखा है और आप चाहते हैं कि हम उस ऑर्डर से बच जाएं, तो आपको DRT में 15 दिन के अंदर अंदर, ऑर्डर पास होने के 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको अप्लाई कर देना होता है। जो प्रोविजनरी ऑफिसर होता है उसको 5 साल के लिए ये काम मिलता है, उसका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, या 62 साल की एज है ना, लेकिन 62 साल से ज़्यादा की एज तक वो काम नहीं कर सकता है। तो अगर किसी को 5 साल का टर्म मिला हुआ है, अगर उसकी एज जिस दिन 62 साल हो जाएगी उसी दिन ही उसको वहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा, भले ही उसके 2 ही साल अभी पूरे हुए हों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, DRT टू डिसाइड केसेस विद इन 180 डेज। अब DRT को ये कहा गया कि आप 6 महीने के अंदर, लगभग 180 दिन के अंदर में आपको अपना केस डिसाइड कर देना होता है। तो जहां हम कोर्ट में 2-2, 3-3 साल लगते थे फ्रेंड्स, वहां पर DRT ने ये कहा कि हम 6 महीने में आपका जो है केस सेटल कर देंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। जब ज़्यादा केसेस बढ़ गए तो DRT भी ओवरलोड हुआ और उसको पता चला कि हम भी 6 महीने में अब केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और उसी वजह से सरफेसी एक्ट की बात हुई। टोटल DRT इस समय कितनी है वर्तमान में? तो टोटल DRT फ्रेंड्स 39 है। कितनी है? 39 है। DRT क्या करेगा? इशू समन टू डिफेंडेंट रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज विद इन 30 डेज ऑफ सर्विसिंग द समन एज व्हाई द रिलीफ पेड फॉर शुड नॉट बी ग्रांटेड। तो DRT क्या करेगा फ्रेंड? जो डिफेंडेंट है, जिसने हमारा पैसा नहीं लौटाया है, डिफॉल्ट किया हुआ है, उसको समन जारी कर देगा और उससे कहेगा कि 30 दिन के अंदर में आप हमें सबमिट कीजिए कि जो आप ये रिलीफ पैकेज मांग रहे हैं या रिलीफ कह रहे हैं ये आपको मिलना चाहिए, वो हम क्यों दे दें आपको या क्यों ना दें, है ना। तो मतलब आपको 30 दिन के अंदर में रिटर्न में देना पड़ता है कि आपको जो ये आप चाह रहे हैं, जैसे किसी ने 20 लाख रुपए का आपसे डिफॉल्ट किया हुआ है, अब अगर DRT कहता है कि आपको 20 लाख रुपए प्लस इतना इंटरेस्ट भरना होगा और आप कहते हैं कि नहीं हम इतना नहीं भरेंगे, तो आप वो रिटर्न में बताइए कि आप आखिर क्यों नहीं इतना भरना चाहते हैं और हम आपकी इस बात को एक्सेप्ट क्यों करें। ओके, और ये कितने दिन में? समन जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर में ही उसे रिटर्न में देना होता है। द डिफेंडेंट हैज टू प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑन आर बिफोर द फर्स्ट हियरिंग आर विद इन सच टाइम एज द ट्राइब्यूनल में परमिट। तो उसे
पहली हेयरिंग में या तो रिटर्न स्टेटमेंट देना होगा या ट्राइब्यूनल जिस हिसाब से कहे उतने समय में उसे अपना पूरा रिटर्न में ब्यौरा देना होगा कि वो क्या चाहता है। ठीक है, अब अगर डीआरटी के फैसले से आप खुश नहीं हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं डीआरएटी में, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल या डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं। ठीक है, और कितने दिन में कर सकते हैं? डीआरटी का जो जजमेंट आया है, जिस डेट को आया उसके 30 दिन के अंदर में आप डीआरएटी में अप्लाई कर सकते हैं। यदि जजमेंट आने के 35 दिन बाद अगर आप डीआरएटी में जाएंगे तो आपका बात नहीं मानेगा। विद इन 30 डेज जब आपको जजमेंट की कॉपी रिसीव हुई है उसके 30 दिन के अंदर में आपको डीआरएटी में अपील कर देना होता है। अब अगर बैंक अप्लाई करेगा तो कोई डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि बारोअर अपील करता है डीआरएटी में तो उसे जो जजमेंट अमाउंट है, डीआरटी ने फैसला दिया, मान लीजिए 20 लाख रुपए का डिफॉल्ट था, डीआरटी ने कहा कि आपको 10 लाख रुपए जमा करने होंगे, तो डीआरटी ने 10 लाख रुपए का फैसला दे दिया, लेकिन जो कस्टमर है वो चाहता है कि 10 ना दे करके हम 4 लाख दे दें, 3 लाख दे दें, तो वो क्या करेगा? डीआरटी में जाके अप्लाई करेगा। लेकिन अगर वो डीआरटी में अप्लाई करना चाहता है तो जो जजमेंट आया है डीआरटी का 10 लाख रुपए का, उसका 50% उसे जो है जरूर से जरूर जो है जमा करना होगा। इवन डीआरएटी उसे 25% तक रिड्यूस कर सकता है। तो यही बात हो गई। अगर आपको डीआरएटी में अप्लाई करना है तो पहली बात तो ये कि जजमेंट की कॉपी जब रिसीव हो उसके 30 दिन के अंदर आप डीआरएटी में अप्लाई कर दीजिए। डीआरटी के फैसला आने के 30 दिन बाद, 30 दिन के अंदर अंदर आपको डीआरएटी में अप्लाई करना होता है। अगर बारोअर अपील करेगा तो उसे 50% जजमेंट अमाउंट का डीआरटी में डिपॉजिट करना होगा। जितना भी डिपॉजिट अमाउंट है उसका 50% उसे डिपॉजिट करना होगा। डीआरटी इसे 25% तक रिड्यूस कर सकता है। मतलब 10 लाख रुपए अगर डीआरटी ने कहा है कि आपको जमा करना पड़ेगा फैसले में, तो आपको 5 लाख रुपए जो है देने पड़ेंगे डीआरएटी में अप्लाई करने के लिए। अगर डीआरएटी अगर चाहेगा तो इसे घटा करके 25% भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इतनी सारी बातें फ्रेंड जो है डीआरटी के बारे में हमने जानी। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हमने ये समझ लिया। 2 कमेटी थी, एक तो टी तिवारी कमेटी थी, दूसरी नरसिम्हन कमेटी थी, जिन्होंने रिकमेंड किया कि हमें एक ट्राइब्यूनल की ज़रूरत है। उसके बाद में पार्लियामेंट ने जो है एक एक्ट पास किया जिसे रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट कहा गया, 1993 कहा गया। उसी को शॉर्ट फॉर्म में RDB है ना, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एक्ट 1993 कहा गया। ठीक है, इसे उसके बाद में इसे डीआरटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी एक्ट को डीआरटी क्वासी जुडिशियल होता है, पूरे देश में ये लागू होता है। डीआरटी में अगर आपको क्लेम मतलब डीआरटी में अगर आपको कोई केस जो है फाइल करना है तो कम से कम जो है 20 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से ज़्यादा जो है आपका अगर मतलब फंसा हुआ है किसी लोन वाले पर्सन के पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डीआरटी की हेयरिंग और सरफेसी की हेयरिंग दोनों साथ साथ चल सकती हैं, साइमल्टेनियसली चल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कोर्ट की फीस मिनिमम 12,000 रुपये है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए होती है। उसके बाद में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रोल आता है। जो डीआरटी का हेड होता है फ्रेंड्स उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, जो डीआरटी का हेड होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसकी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने के बराबर होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज ही मान लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को 2 लोग असिस्ट करते हैं, एक रजिस्ट्रार और दूसरा रिकवरी ऑफिसर। अगर रजिस्ट्रार अपना कोई फैसला दे देता है और उससे आप बचना चाहता है, कस्टमर बचना चाहता है, तो उसे डीआरटी में 15 दिन के अंदर में मतलब जो है अप्लाई कर देना होता है। और अगर कोई रिकवरी ऑफिसर फैसला देता है, उससे बचना चाहते हैं आप, तो 30 दिन के अंदर अंदर में ही डीआरटी में आपको अप्लाई कर देना होता है। यही लिखा हुआ है कि अगर रिकवरी ऑफिसर ने कोई फैसला दिया हुआ है, कोई ऑर्डर पास किया हुआ तो उससे बचना है तो 30 दिन में आप जो है डीआरटी में अप्लाई कर दीजिए। और अगर रजिस्ट्रार ने कोई फैसला आपके लिए ऑर्डर इशू किया है तो उसके अगेंस्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 15 दिन के अंदर अंदर डीआरटी में आपको अप्लाई करना होता है। जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है फ्रेंड, उसको 5 साल के लिए ये जॉब दी जाती है या 62 साल की उसकी एज जब पूरी हो जाए, दोनों में से जो भी कम हो। 5 साल बिता लीजिए या 62 साल की एज ले लीजिए, जो भी। अगर आप 5 साल का टर्म है और 62 साल जब भी एज पूरी होगी तो आपको रिटायर किया जाता है। डीआरटी जो है अपने केस का फैसला 180 दिन के अंदर में सुना देती है। कोशिश यही रहती है कि 6 महीने के अंदर में फैसला आ जाए। टोटल नंबर ऑफ डीआरटी इसमें वर्तमान में कितनी है? 39 है। डीआरटी जो है, जो डिफेंडेंट है पर्सन, उसको जो है समन इशू कर देगा, है ना, और उससे बोलेगा कि 30 दिन के अंदर में आप मुझे बताइए कि जो आपके अगेंस्ट फैसला लिया गया है उसको क्यों ना अप्लाई किया जाए। अब डिफेंडेंट को ये करना होगा कि वो एक रिटन स्टेटमेंट देगा, चाहे पहली हेयरिंग या उससे पहले, है ना, जो पहली सुनवाई होगी उससे पहले कर दे, या फिर जो है जैसा टाइम ट्रिब्यूनल उसे परमिट करे उसमें उस हिसाब से उसको मतलब जो है अपना रिटन स्टेटमेंट देना होता
है। अब अगर आप डीआरटी के फैसले से खुश नहीं हैं और डीआरटी में अपना अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये काम डीआरटी के फैसले के आने के 30 दिन के अंदर अंदर कर देना होता है। जजमेंट की कॉपी जब आपको रिसीव होती है, फैसला आना और जजमेंट की कॉपी रिसीव होने में थोड़ा डिफरेंस होगा, तो ध्यान रखिए कि जजमेंट की कॉपी जब आपको रिसीव होती है, अगर आप वहीं डीआरटी में ही खड़े हैं और आपको जजमेंट की कॉपी उसी दिन दे दी गई, तो उसी दिन से 30 दिन मान लीजिए। और यदि आपको कोरियर वगैरह से भेजा गया, तो जिस दिन आपको कोरियर रिसीव हो उस दिन से 30 दिन आप मान लीजिए। ठीक है, विदिन 30 डेज आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बारवर खुद अप्लाई करेगा, बैंक अप्लाई करेगा तो कोई कंडीशन नहीं है। अगर बारवर अप्लाई करता है तो उसे 50% जो है जजमेंट अमाउंट का, जो डीआरटी के फैसले का पैसा था, यदि डीआरटी ने कहा कि 12 लाख आप जमा करिए, तो 6 लाख रुपए उसे डीआरटी में जमा करना पड़ेगा, तभी वो डीआरटी में अप्लाई कर सकता है। लेकिन यदि वो डीआरटी में रिक्वेस्ट करेगा कि सर मेरे पास 6 लाख रुपए नहीं है, थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए, मैं बहुत गरीब हूं, परेशान हूं, तो डीआरटी क्या कहेगा कि आप इसको 25% कर दीजिए। तो 12 लाख रुपए का 25% यानी 3 लाख रुपए जमा करवाने की भी क्षमता डीआरटी के अंदर होती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम 3 ही लाख जमा कर दो और फिर उसके बाद में हम तुम्हारे केस की सुनवाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, डीआरटी में एक बार फैसला हो गया तो आप कहीं और जो है नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मोड ऑफ रिकवरी ऑफ डेब्ट अंडर डीआरटी। तो जो रिकवरी ऑफिसर होता है फ्रेंड्स, ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ डेब्ट स्पेसिफिक टू सर्टिफिकेट बाई वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि रिकवरी ऑफिसर को जब उसे मतलब जो है अमाउंट रिकवर करने के लिए उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ अब आप आगे बढ़िए और पैसे को रिकवर करिए, तो जो रिकवरी ऑफिसर है वो इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकता है पैसे को रिकवर करने के लिए। एक तो वो अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है, अटैचमेंट गार्निशी ऑर्डर जो होता है उसी तरीके से। ठीक है, तो एक अटैचमेंट कर सकता है, या सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट, जो व्यक्ति जिसने डिफॉल्ट किया है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट कर सकता है, या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा टेकिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ओवर व्हिच सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड का मतलब हुआ कि वो प्रॉपर्टी जो बैंक में मॉर्गेज्ड है ना, बैंक के पास जो गिरवी है उसी पर तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आर एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट एंड अपॉइंटिंग रिसीवर फॉर सच प्रॉपर्टी एंड टू सेल द सेम। तो जो रिकवरी ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकता है जिस पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, या कोई और प्रॉपर्टी है उस डिफॉल्ट करने वाले पर्सन की, डिफेंडेंट की, तो उसको भी वो कब्जे में ले सकता है और रिकवरी एक रिसीवर को अपॉइंट कर देगा जिसका काम होगा उस प्रॉपर्टी का टेक ओवर करना और उसे सेल करना। उसके बाद में अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन, उसके अलावा वो उसे अरेस्ट भी करवा सकता है जिस व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया है, और उसको जो है जेल में पकड़ के रखा जा सकता है, डिटेंशन, उसको जेल में ही रखा जा सकता है। उसके बाद में चौथा तरीका हो सकता है अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट। उसके अलावा वो एक रिसीवर को रख देगा जिसका काम होगा उसकी जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसको कब्जे में ले करके उसके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक रिसीवर भी रखा जा सकता है। तो इस तरीके मतलब इतनी सारे तरीके हैं जिनको यूज करके जो रिकवरी ऑफिसर है वो पैसा वसूल सकता है। रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर देगा या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा तरीका है कि आप पोजेशन में ले लीजिए, जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन ले लीजिए जिस पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है, या कोई और प्रॉपर्टी जो डिफेंडेंट की है उसको भी जो है आप कब्जे में ले सकते हैं, रिसीवर अपॉइंट कर दीजिए उसके लिए जिसका काम होगा प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना और उसको सेल करना। इसके अलावा आप जो डिफॉल्ट करने वाला व्यक्ति है जो हमारा पैसा नहीं वापस कर रहा है, बैंक का पैसा नहीं वापस कर रहा है, उसको जो है जेल भी करवा सकते हैं, अरेस्ट भी करवा सकते हैं और उसे जेल में भी रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा, जो रिकवरी ऑफिसर होगा वो एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा जिसका काम होगा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफेंडेंट की है उसका मैनेजमेंट करना, मतलब उसका रख रखाव वो खुद ही करेगा। जैसे अगर घर प्रॉपर्टी वगैरह है वो लीज वगैरह पर है, रेंट वगैरह आ रहा है, तो वहां पर एक रख रखाव के लिए आप रिसीवर रख देंगे और जो रेंट से पैसा आता है उससे भी रिकवरी की जाती है। ये भी एक तरीका होता है फ्रेंड्स। ओके, द राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, the rights of secured creditor to realize secured debt dues and payable to them by sale of asset over which security interest is created shall have priority and shall be paid in priority over all other debts and government dues। तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो सिक्योर क्रेडिटर है, ऐसा मतलब जो बैंक है उसने क्या किया हुआ है, वो प्रॉपर्टी जिस पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो बैंक के पास गिरवी है, मॉर्गेज है, हाइपोथेकेटेड है, या फिर जो है लियन है, या जो भी है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है बैंक का, सिक्योर्ड क्रेडिटर का, ठीक है, तो उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वजह से फायदा क्या होगा कि बैंक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है पैसे रिकवर करने में।
कहने का मतलब ये हुआ कि और भी लोगों से जो है उस पर्सन ने और भी लोगों से कर्जा लिया है, गवर्नमेंट से भी कर्जा ले रखा है मान लीजिए, तो जब प्रॉपर्टी बिकेगी तो सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर या बैंक का पैसा वापस होगा, उसके बाद में दूसरों का जो कर्जा है वो चुकाया जाएगा और फिर गवर्नमेंट का कर्जा चुकाया जाता है। जो गवर्नमेंट के सेस हैं, टैक्स हैं, रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी होंगी। मतलब कहने का ये समझिए, मतलब अगर गवर्नमेंट का टैक्स भी बाकी है तो वो गवर्नमेंट का टैक्स बाद में चुकाइए, सबसे पहले जिसके कब्जे में वो ज़मीन है, जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है, उसका पैसा पहले वापस किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब एक तरीके से हायरार्की की अगर हम बात करें तो अगर घर बिकेगा तो सबसे पहले जो सिक्योर क्रेडिटर है उसका पैसा वापस करेंगे, फिर जो दूसरों का कर्जा लिया है उसका वापस करेंगे, और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं दिया है, उसका टैक्स नहीं दिया है, कोई सेस नहीं दिया है, तो वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का जो आपकी उधारी है वो आप तब देंगे, पहले आप सिक्योर क्रेडिटर का पैसा वापस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है उसमें इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रोसीडिंग चली हुई है, मान लीजिए कोई कंपनी है जो दिवालिया हो गई है, तो हाँ इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग चल जाती है, आर पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योर्ड एसेट ऑफ द बारोअर। तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए अगर जो प्रॉपर्टी है उसमें बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, तो उस केस में जो प्रायोरिटी होगी सिक्योर्ड क्रेडिटर को वो एज पर कोड मिलेगी, जो ये आपका इंसॉल्वेंसी एक्ट में जो कोड है उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटी मिलती है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का केस चला हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर का ही पैसा चुकाया जाए। जैसे यहाँ कहा गया था कि सबसे पहले आप सिक्योर क्रेडिटर का पैसा चुकाइए, फिर गवर्नमेंट का चुकाइए, दूसरों का चुकाइए, ये बात यहाँ पर तो लागू होती है। लेकिन अगर उसी प्रॉपर्टी पर या उसी फैक्ट्री पर अगर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग चली हुई है तो उस केस में हम ये एश्योर नहीं कर सकते हैं कि जो सिक्योर क्रेडिटर होगा उसको सबसे पहले पैसा मिल जाएगा। नहीं, उसको पैसा एज पर प्रोविजन ऑफ दैट कोड, वो जो इंसॉल्वेंसी एक्ट है उसके हिसाब से डिसाइड होता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर आपका समझ लीजिए कि डीआरटी के बारे में हमने लगभग सारी बातें जो बहुत जरूरी थी वो सारी समझ ली हैं। टी तिवारी कमेटी थी, नरसिम्हन कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया। उसके बाद में 1993 में RBD एक्ट आया, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एक्ट आया, जो कि 1993 में आया। इसे डीआरटी एक्ट के नाम से भी जाना गया। डीआरटी आपकी क्वासी जुडिशियल होती है, पूरी तरह से कानूनी नहीं होती, एक तरीके से कह लीजिए पूरे देश में ये एक्ट लागू होता है। मिनिमम 20 लाख या उससे ऊपर का क्लेम है तभी आप डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी और सरफेसी की प्रोसीडिंग साथ साथ चल सकती हैं। कोर्ट की फीस मिनिमम 12,000 रुपये है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए होती है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, डीआरटी का हेड जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाता है। ये कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लायक काबिलियत रखता हो। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको एक रजिस्ट्रार और एक रिकवरी ऑफिसर मदद करते हैं। अगर जो रिकवरी ऑफिसर है उसने कोई ऑर्डर पास किया है तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो मिनिमम 30 दिन के अंदर अंदर भी उसके अगेंस्ट ही डीआरटी में केस फाइल कर दीजिए। अगर रजिस्ट्रार ने कोई ऑर्डर पास किया है उससे बचना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर, ऑर्डर पास होने के 15 दिन के अंदर ही आप अपील कर दीजिए डीआरटी में। जो प्रोविजनरी ऑफिसर होता है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए रह सकता है या मैक्सिमम 62 साल की एज तक ही काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में डीआरटी 180 दिन के अंदर में, नॉर्मली जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से 180 दिन के अंदर में ही डीआरटी को अपना केस डिसाइड कर देना होता है, रिजल्ट दे देना होता है किसी भी केस का। ठीक है, डीआरटी इस समय वर्तमान में 39 है पूरे देश में। डीआरटी जो है समन इशू करती है और 30 दिन का टाइम देती है अपने डिफेंडेंट को कि आप एक रिटर्न में बताइए कि हम आपके ऊपर ये जो भी हम एक्शन ले रहे हैं उसको क्यों ना लें। अब अगर आप डीआरटी के फैसले से कस्टमर खुश नहीं है तो वो DRAT में, डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर सकता है। डीआरटी का जजमेंट की कॉपी रिसीव होने के 30 दिन के अंदर में ही DRAT में आपको अप्लाई कर देना होता है। अगर बारोवर खुद अपील करेगा तो उसे 50% पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो जजमेंट अमाउंट है डीआरटी की जो जजमेंट आया था उसका 50% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन डीआरटी को ये पावर है कि वो चाहे तो इसे 25% तक घटा करके कर सकता है। रिकवरी अगर करनी है तो जो रिकवरी ऑफिसर होता है उसको एक बार रिकवरी रिसिप्ट मिल गई तो वो कई तरीके से उस पैसे वसूल सकता है। अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच सकता है जो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है। जो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है उसको पोजेसन में ले सकता है जिस पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है। इसके अलावा जो अदर प्रॉपर्टी है उसको भी डिफेंडेंट की कब्जे में लिया जा सकता है और वहां पर एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है जिसका काम होता है कि प्रॉपर्टी को टेक ओवर करे और उसको बेच दे। उसके अलावा उसको रिकवरी ऑफिसर यदि चाहे तो उसको जेल भी करवा सकता है और उसको जेल में सड़ा भी सकता है, प्रिजन में सड़ा भी सकता है, अरेस्ट करवा करके जेल में ही रख सकता है। इसके अलावा वो चाहे तो रिसीवर अपॉइंट कर देगा जिसका काम होगा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करना। ठीक है, तो ये कई सारे तरीके होते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई
सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाली प्रॉपर्टी है, उस जिसको सिक्योर कर रखा है उसने बैंक के नाम पर, अगर वो बेची जाती है तो बेचने के बाद में सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर का पैसा चुकाया जाएगा, उसके बाद में दूसरों के कर्जे चुकाए जाएंगे और गवर्नमेंट के भी जो ड्यूज हैं वो भी बाद में ही चुकाए जाते हैं। पहले जो चुकाया जाता है वो सिक्योर क्रेडिटर का पैसा चुकाया जाता है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी में इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग चल रही है तो जरूरी नहीं कि सिक्योर क्रेडिटर को ही सबसे पहले पैसा मिल जाए। फिर पैसा सबसे पहले किसको मिलेगा, वो एज पर प्रोविजन ऑफ दैट कोड होता है, उस कोड के हिसाब से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब आया डेट रिकवरी अपनेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करेंगे। DRAT, तो इसकी फीस जान लीजिए, मिनिमम 12,000 है, मैक्सिमम 30,000 है। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हुए भी चलेंगे। देखिए DRT में क्या था, मिनिमम 12,000 रुपये ही था, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख था। ध्यान रखेंगे यहाँ मैक्सिमम 30,000 रुपये ही है। टोटल DRT कितनी है, सॉरी DRAT टोटल देश में 5 हैं, जबकि DRT कितनी थी, टोटल 39 थी। डिसीजन इनको 2 हियरिंग में, 2 सुनवाई में फैसला दे देना होता है, जबकि वहां पर क्या था, DRT में 180 दिन के अंदर में फैसला देने की जरूरत थी। वहां पर जो DRAT का हेड होता है उसे चेयरपर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेयरपर्सन कहते हैं। और वहां पर क्या कहते थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते थे। उसके बाद में जो उसका टर्म था 5 साल का, वहां भी था 5 साल का, DRT में भी था 5 साल का, यहाँ पर भी है। लेकिन वहां पर DRT में जो एज थी 62 साल थी और DRAT में जो एज है फ्रेंड्स 65 साल की है। एक कंपेयर बेसिस पर पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद में चेयरपर्सन को जो वहां पर क्या था, DRT में क्या था, वो जो है डिस्ट्रिक्ट का जज बनने की कैपेबिलिटी रखता हो। यहाँ पर हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और DRAT की जजमेंट के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं की जा सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। DRAT के जो मतलब फैसले में किसी और जगह पर आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो यहाँ मिनिमम 12,000 फीस है, मैक्सिमम 30,000 फीस है। टोटल DRAT कितने हैं इस समय, वर्तमान में 5 हैं। जो फैसला देना होता है वो 2 सुनवाई में ही फैसला दे देना होता है। DRAT के हेड को चेयरपर्सन कहते हैं। चेयरपर्सन की जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है या 65 साल की एज तक होता है, जो भी पहले हो जाए। उसके बाद में जो चेयरपर्सन है उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है फ्रेंड, वो डिस्ट्रिक्ट मतलब हाई कोर्ट का जज बनने की होनी चाहिए। DRAT के फैसले के अगेंस्ट कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो DRAT कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। ये बात हमने पहले ही कर ली है कि अगर DRAT के फैसले से आप खुश नहीं है तो DRAT में अपील कर सकते हैं। विद इन 30 डेज आपको जो जजमेंट की कॉपी मिलने के 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई कर देना होता है। DRAT में अगर आप बारोवर खुद जाता है तो उसे 50% जजमेंट अमाउंट का भरना पड़ता है, और DRAT को पावर होती है कि उसे घटा करके 25% भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना ही है फ्रेंड्स, इसमें जो DRAT में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से कंपैरेटिव पढ़ लेते हैं। DRAT इधर मैं जो लिखूंगा वो DRT के फिगर्स होंगे सेम चीज़ों के लिए। ठीक है, तो कोर्ट फीस की बात करें तो मिनिमम 12,000 मैक्सिमम 30,000 रुपये है DRAT का। DRT की बात करें तो मिनिमम 12,000 रुपये ही है, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, ये बदल जाता है फिगर, ये 1.5 लाख रुपए हो जाता है DRT के केस में। उसके बाद में टोटल DRAT कितनी है, 5। टोटल DRT कितनी है, 39 DRT है फ्रेंड्स। ओके, 2 हियरिंग में इनको फैसला देना होता है। DRT को 180 दिन में फैसला दे देना पड़ता है। उसके बाद में जो चेयरपर्सन होता है, यहाँ पर जो DRAT का हेड होता है उसे आप चेयरपर्सन कहते हैं, और जो DRT का हेड होता है उसे प्रोविजनरी कह दिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। चेयरपर्सन जो होता है उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है या 65 साल की एज तक के लिए रखा जाता है, जबकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको भी मैक्सिमम 5 साल के लिए रखा जाता है या 62 साल की एज तक रखा जाता है। यहाँ 65 साल एज है, वहाँ 62 साल एज है। ठीक है, चेयरपर्सन जो होगा उसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट का जज बनने की होनी चाहिए, और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो है जज बनने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। DRAT के फैसले के अगेंस्ट में कोई जो है मतलब DRAT का जजमेंट अगर आ जाता है तो उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं, लेकिन DRT के फैसले के अगेंस्ट में आप DRAT में मतलब जो है अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई एक स्टडी। उसके अंदर DRT के फैसले से अगर आप खुश नहीं हैं तो DRAT में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बात हमने पढ़ रखी है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स जो है तीसरे टॉपिक की, लोक अदालत की। ठीक है, तीसरा टॉपिक उठाएंगे लोक अदालत के बारे में। तो रिकवरी ऑफ NPA थ्रू अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज ईजीएस्ट, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मोड। ठीक है, तो जो NPA की रिकवरी होती है फ्रेंड, वो NPA की रिकवरी लोक अदालत के अवार्ड के जरिए सबसे आसान होती है, सबसे सस्ती होती है और सबसे तेज होती है। लोक अदालत में कोई फीस नहीं लगती है, इसलिए बैंक इसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं। वन टाइम सेटलमेंट जो OTS होता है बैंकों में, वन टाइम सेटलमेंट होता है, कैन बी पुट थ्रू लोक अदालत, उसे लोक अदालत के थ्रू करवाया जाता है।
ताकि मान लीजिए अगर जो है जो OTS का अमाउंट है, अगर जैसे मान लीजिए किसी का 20 लाख रुपए का लोन था और 5 लाख रुपए पर वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है, तो उसे हम लोक अदालत के जरिए करते हैं, ताकि मान लीजिए ये 5 लाख रुपए भी देना अगर ना चाहे, डिफॉल्ट कर जाए, तो उस केस में हम द अवार्ड कुड बी एग्जीक्यूटेड बाय कोर्ट। अगर आपने लोक अदालत से वो करवाया हुआ है तो वो जो अवार्ड है वो कोर्ट में बाइंडिंग होगा, तो वो व्यक्ति जो है मजबूर होगा और आपके पैसे लौटाएगा। ठीक है। लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज अंडर प्रोविजन ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो ध्यान रखिएगा, जो लोक अदालत होती है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत ही ऑर्गेनाइज की जाती है। अब इस जो ये एक्ट है फ्रेंड्स, जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इसमें 4 कमेटियां बनाई गई थी। इसमें 4 कमेटी बनाई गई। एक है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, दूसरा है लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर स्टेट, तो ये पूरे देश के लिए है, ये पूरे राज्य के लिए है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की है और ये तालुका लेवल की है। ठीक है। तो 4 लेवल की जो है अथॉरिटी बना, मतलब जो है कमेटी बनाई गई, नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की और तालुका लेवल की। ठीक है। अब उसके बाद में एवरी स्टेट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और तालुका लीगल सर्विस कमेटी में ऑर्गेनाइज लोक अदालत एज सच इन रोल एंड प्लेस। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हर एक जो स्टेट अथॉरिटी है या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या तालुका वाली लीगल सर्विस कमेटी है, वो लोक अदालत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिस इंटरवल पर उनको ठीक लगे, जिस प्लेस पर उनको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि केसेस ज़्यादा हैं तो 2 महीने में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, 3 महीने बाद भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या हर 15 दिन पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जिस प्लेस पर उनको सुटेबल लगे वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनको इस बात की अथॉरिटी होती है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है लोक अदालत के केस में। ठीक है। मैक्सिमम क्लेम कितने का आप कर सकते हैं? तो 20 लाख रुपए तक का अगर क्लेम केस है तभी आप लोक अदालत में जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का 50 लाख रुपए यदि बैंक में फंसा हुआ है तो 50 लाख रुपए के लिए बैंक जो है लोक अदालत में नहीं जा सकता है। ध्यान रखिएगा, लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्लेम 20 लाख रुपए का हो सकता है। अब अगर लोक अदालत को DRT द्वारा अरेंज किया गया है, कई बार लोक अदालत डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल द्वारा अरेंज किया जाता है, उस केस में ये जो मैक्सिमम क्लेम अमाउंट है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लोक अदालत में जो फीस देनी पड़ती है वो 0 होती है, इसीलिए बैंक इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। डिसीजन ऑफ लोक अदालत इज डन विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बारोअर एंड बैंक। जो डिसीजन होता है लोक अदालत का वो म्यूचुअल कंसेंट होता है, बारोअर और बैंक के बीच में एक रजामंदी सहमति बनती है कि 20 लाख रुपए मेरा उधार है, बैंक ने कहा कि आप 12 लाख दे दीजिए, और जो कस्टमर है उसने कहा हम 8 लाख देंगे, और बीच में पता चला कि हम 10 लाख रुपए पर सेटलमेंट हो गया दोनों का। तो बैंक और कस्टमर के बीच में एक म्यूचुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल कंसेंट होता है, आपसी सहमति होती है कि ठीक है 10 लाख रुपए पर हम आपका केस सेटल करते हैं। ओके। तो जो लोक अदालत का डिसीजन होता है वो बारोअर और बैंक के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट होता है। डिसीजन ऑफ लोक अदालत विल हैव सेम फोर्स एज डिसीजन ऑफ एनी नॉर्मल कोर्ट। ध्यान रखिएगा कि जो लोक अदालत का जो फैसला होता है वो किसी नॉर्मल कोर्ट के फैसले के बराबर ही होता है, उसमें उससे कम नहीं होता है, उस सेम फोर्स रखता है। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत कैन नॉट बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट। जो लोक अदालत का फैसला होता है उसके अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट में आप जो है अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काम आपने म्यूचुअल कंसेंट से किया हुआ है। आप और बैंक और बारोअर दोनों सहमत हुए थे तभी तो फैसला आया था, इसलिए इसके अगेंस्ट में आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने सहमति दे दी थी अपनी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोक अदालत का, क्लियर हो गया। तो लोक अदालत किस एक्ट के तहत है? तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत आता है। ठीक है। तो NPA की रिकवरी करने के लिए लोक अदालत सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे तेज तरीका हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही हेयरिंग में हो सकता है फैसला हो जाए। अगर बैंक और जो बारोअर है दोनों अगर सहमत होते हैं तो लोक अदालत में आज गए और आज ही अगर दोनों के बीच में रजामंदी बन गई, दोनों के बीच में कंसेंट हो गया, सहमति बन गई, तो आज ही फैसला हो जाता है। जो OTS वगैरह होते हैं उसको लोक अदालत के थ्रू बैंक इसीलिए करवाता है ताकि मान लीजिए अगर जो OTS अमाउंट है वो भी अगर जो है बारोअर ना भरना चाहे तो बच नहीं सकता है, क्योंकि लोक अदालत का जो फैसला है वो एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, उस अवार्ड को कोर्ट द्वारा एग्जीक्यूट करवाया जाता है कि नहीं, जो बैंक ने अब कहा है या जितने पर आपने लोक अदालत में सहमति की है वो पैसा तो आपको देना ही होगा। लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाती है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत, और इस एक्ट में 4 कमेटी बनाई गई हैं। एक नेशनल लेवल की कमेटी है, एक स्टेट लेवल की, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की और एक तालुका लेवल की कमेटी बनाई गई है। ठीक है। हर एक स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या तालुका लेवल की जो कमेटी है या अथॉरिटी हैं वो जब चाहें और जहां चाहें वहां पर मतलब जितने टाइम इंटरवल पर उनको लगता है उतने टाइम इंटरवल पर जिस प्लेस पर उनको लगता है उस प्लेस पर लोक अदालत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उनकी अपनी हिसाब से काम चलता है। ठीक है। मैक्सिमम
जो आप लोक अदालत में अगर 20 लाख रुपए का मैक्सिमम जो केस है वही आप ले जा सकते हैं फैसला दिलवाने के लिए। अगर किसी कस्टमर का 30 लाख रुपए का मतलब डिफ़ॉल्ट है तो वो लोक अदालत में नहीं जा सकता है। मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का ही फैसला लोक अदालत कर सकती है। इफ़ लोक अदालत डीआरटी के द्वारा अरेंज की जाती है, कई बार डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल भी जो है बहुत सारे केसेस हो जाते हैं तो क्या करता है लोक अदालत अरेंज करवा देता है कि कुछ केस निपट जाएंगे, तो उस केस में ये जो अमाउंट है मैक्सिमम अमाउंट है 20 लाख रुपए क्लेम केस की, ये वाली कंडीशन हट जाती है। मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। लोक अदालत में बैंक को फीस कितनी भरनी पड़ती है? कोई फीस नहीं भरनी पड़ती है, इसीलिए उसको डीआरटी और इन सभी जगहों पर जाने से अच्छा लोक अदालत लगता है, क्योंकि कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता है और आसानी से रिजल्ट भी आ जाता है, क्योंकि फैसला अगर हो जाए तो जल्दी ही काम सेटल हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो लोक अदालत का डिसीजन होता है वो म्यूचुअल कंसेंट से आता है बारोवर और बैंक के बीच में। लोक अदालत क्या करती है, दोनों को मौका देती है कि आपस में आप कंसल्ट कर लीजिए, अगर आपको इतने अमाउंट में सेट होता है बात तो आगे बढ़ जाइए। ओके, तो डिसीजन लोक अदालत का म्यूचुअल कंसेंट से आता है बारोवर और बैंक के। और जो लोक अदालत का डिसीजन होता है फ्रेंड्स वो सेम फोर्स रखता है जैसे किसी नॉर्मल कोर्ट का फैसला है। ये नहीं कि मतलब आप लोक अदालत में गए और उसके बाद में लोक अदालत ने ये कहा कि आपको 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, आपका केस खत्म हो जाएगा, तो ये घर पर आए और उसके बाद में सो गए, आपको लगा कि कुछ होने वाला नहीं, तो इस चक्कर में नहीं रहना है। नॉर्मल कोर्ट के आदेश जैसा होता है वैसा ही आदेश लोक अदालत का भी होता है। पुलिस आपको आपके घर से उठा कर ले जाएगी और पैसा वसूलेगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा लोक अदालत और नॉर्मल कोर्ट दोनों के फैसले सेम होते हैं। उसके बाद में जो लोक अदालत का फैसला होता है, जो डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो हम डीआरटी के अगेंस्ट, अब देखिए यहाँ पर डीआरटी के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? डीआरएटी में। क्या डीआरएटी के अगेंस्ट कहीं अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या लोक अदालत के फैसले के अगेंस्ट कहीं अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी फ्रेंड्स मेरे ख्याल से डीआरटी के बारे में, डीआरएटी के बारे में और लोक अदालत के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सारी कवर की हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।